तो आपने एक क्वेश्चन डाउट में पूछा है होमवर्क का, वो देख लेते हैं फिर अपन आगे चलेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा कहा गया है कि a thin uniform wire is bent to form a two sides of a triangle ABC। तो ऑब्वियस सी बात है, दो साइड बना रहे हैं, इसका मतलब, और उनके नाम दिए इन्होंने ए बी और ए सी, इसका मतलब ए सेंटर होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, और ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इन दोनों की लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल है। थर्ड साइड बीसी जो है उसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ कितनी है? 6 सेंटीमीटर। दिस इज मेड फ्रॉम वायर ऑफ ट्वाइस द डेंसिटी ऑफ द फर्स्ट। मतलब इस वाले की डेंसिटी अगर लैम्डा है, इसकी डेंसिटी अगर लैम्डा है, तो इसकी डेंसिटी 2 लैम्डा है। तो पूछा है कि ए से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस क्या होगी। तो सुनो ध्यान से, अगर मैं मान लूं कि इस ए बी रॉड का मास m है, तो वो m कहीं यहां रखा होगा, इसका मास भी m होगा, ये m भी कहीं यहां रखा होगा, और जो बीसी वाले की लेंथ होगी, तो अगर 5 सेंटीमीटर इसका लैम्डा दे रखा है अपने को, है ना, तो इसका मास को मैं क्या लिख सकता हूं कि ए बी के मास को, मास ऑफ ए बी, इसको मैं लैम्डा इंटू 5 लिख सकता हूं, और मास ऑफ बी सी, इसको मैं 2 लैम्डा इंटू 6 लिख सकता हूं, मतलब 12 लैम्डा। 5 लैम्डा को मैंने m माना है, तो यहां से 12 लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 12 इंटू एम बाई 5। तो इसका मास आ गया 12 एम बाई 5। मास डेंसिटी आप यूनिटरी मेथड यूज करके भी निकाल सकते हो। तो मुझे पता चल गया कि m मास यहाँ है, m मास यहाँ है, और यहाँ पे कितना मास रखा हुआ है? 12 m बाई 5। अच्छा, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे आएगा, m और m का सेंटर ऑफ मास इसके बीच आएगा, है ना, और ये डिस्टेंस क्या आएगी? 2.5। ये डिस्टेंस क्या आएगी? 2.5। तो यहाँ इवेंचुअली 2m मास रखा हुआ है। तो आपका सेटअप क्या बन गया कि जो a है, a से यहाँ पे 2m मास रखा हुआ है, और यहाँ पे 12 m बाय 5 रखा हुआ है। ऐसा एक मेथड ये है कि आप इसको आप 2 पॉइंट मास सिस्टम से डिस्टेंस निकाल सकते हो, उससे हो जाएगा। दूसरा मेथड एक और भी है कि आप सिंपल इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म से सॉल्व कर लो, इससे भी निकल जाएगा। ये डिस्टेंस निकाल लेना, ये डिस्टेंस आपको पता है, ये डिस्टेंस निकाल लेना, दोनों डिस्टेंसेस आ जाएंगी ट्रायंगल की हेल्प से, उससे आ जाएगा। दूसरा मेथड क्या है कि वापस जैसे अपन ट्रायंगल में कोऑर्डिनेट मानते हैं वैसे ही मान लेना। ठीक है, तीनों के कोऑर्डिनेट्स, इनके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे। तो इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 3,0। इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट आपको लिखना पड़ेगा कैसे? सिमिलर ट्रायंगल यूज करके। एक ही बात है दोनों एक्चुअली में। इसके सेंटर का आपको कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक आएगी 2.5। तो इसका आपको एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों लिखना पड़ेगा, और सिमिलरली आपको इसके भी कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, है ना। फिर आप एक्ससीएम और वाईसीएम करके निकाल सकते हो। ठीक, वैसे आपको डिस्टेंस यहीं से पूछी गई थी, तो यहां से निकालना ज्यादा आसान है। ठीक है, ये मेथड ज्यादा बेटर है, इसमें 2 पॉइंट फॉर्म से आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ आ गई? थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बट वो करनी ही पड़ेगी। अब चाहो तो मैं करके बता देता हूँ। ये डिस्टेंस कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी? 4 सेंटीमीटर। तो ये पूरी डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, और ये आएगा यहाँ से मिड पॉइंट है, तो ये आ जाएगा अपना 2 सेंटीमीटर, है ना। ये 2m, ये 12m बाय 5, ये 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ से डिस्टेंस चाहिए, इसको मैंने एक तरह से ओरिजिन मान लिया है ना। तो वहां से डिस्टेंस अगर मैं निकालूं सेंटर ऑफ मास की, तो दोनों के 2m
इंटू उसकी डिस्टेंस 2 प्लस 12m/5 इंटू उसकी डिस्टेंस 4 अपॉन टोटल मास 2m अपॉन 12m/5। इसको सॉल्व कर लीजिए, m कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 4 प्लस 48/5 अपॉन 22/5। 5 की टर्म कैंसिल होगी, ऊपर बचेगा 68 अपॉन 22, मतलब ये 34/11 सेंटीमीटर। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, 34/11। इससे भी करोगे तो भी वही आएगा, बस इसमें आपको कोऑर्डिनेट लिखने पड़ेंगे, तो ये थोड़ा सा टफ पड़ेगा। इसमें आप सिंपली इसको 2 पॉइंट मास सिस्टम से रिप्लेस करके इसका मास यहाँ रख दो, फिर इसका मास यहाँ रख दो। अब ये 2 पॉइंट मास सिस्टम है, इसके रिस्पेक्ट में इसके सेंटर ऑफ मास के डिस्टेंस। ठीक है, बोलो भाई। अपन मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास सीख रहे थे, है ना, जिसमें अपन ने ये देखा था कि जो VCM आता है वो निकाल लिया था अपन ने, जो ACM आता है वो भी निकाल लिया था। ठीक है, फिर अपन ने ये भी देखा था कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम को मैं क्या लिख सकता हूं, मास ऑफ टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर इन मास। और फिर अपन ने ये भी सीखा था कि नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ मास, और टोटल सिस्टम ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब अगर मैं यहां से एक बात कहूं कि एक सिस्टम पे अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो, ध्यान से सुनना, ये बात थ्योरेटिकल की बात बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर क्वेश्चंस में यही लगता है कि इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम इज 0, अगर एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, या कहूं तो एक्सटर्नल फोर्स का सम 0 है, मान लो फोर्सेस हैं भी बट उनका सम 0 है। इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम इज 0, मतलब एक सिस्टम पे कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, मतलब या तो कोई फोर्स नहीं है या तो सिर्फ इंटरनल फोर्सेस लग रहे हैं। इट मींस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0। अगर एक सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है। और अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है, तो दिस इंप्लाइज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट। सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। मैंने क्या कहा, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम इज 0, तो हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है, और अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होगी। एंड दिस इंप्लाइज linear momentum of system remains conserved. Linear momentum of system remains conserved, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट मतलब p सिस्टम कांस्टेंट। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, जो अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि एक सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कब कंजर्व रहता है, जब उस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो। मतलब अगर कोई फोर्स लग भी रहे हैं तो उनके सम 0 होने चाहिए। If there is no net external force on a system, or if the net external force on a system is 0, then linear momentum of the system remains conserved. अंदर हो सकता है सारे पार्टिकल मूव कर रहे हो, बट उनका नेट मोमेंटम जो आएगा वो कांस्टेंट रहेगा, है ना। यहां तक कोई दिक्कत किसी को कि अगर एक सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी कांस्टेंट रहने का मतलब है कि सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। यहां तक कोई डाउट किसी को? ठीक, फिर इसी में एक बात और कहते हैं कि इसी के अंदर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी जितनी पहले थी उतनी अभी भी है। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब जितनी पहले थी अभी भी उतनी ही है। तो अगर पहले कुछ थी तो अभी भी उतनी ही है, और अगर पहले 0 थी तो अभी भी 0 है।
अगर पहले 0 थी तो अभी भी 0 है। तो मैं इस बात को ऐसे कहता हूं, फिर से एक स्टेटमेंट के फॉर्म में, if velocity of center of mass equal to 0 and acceleration of center of mass equal to 0, ये कब होगा? net external force equal to 0 हो, then center of mass always remains at rest. अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 थी और सेंटर ऑफ मास का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो अपन कहेंगे सेंटर ऑफ मास हमेशा रेस्ट पे रहेगा। क्योंकि वही तो बात है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। यहाँ कांस्टेंट 0 था तो 0 रहेगी, यहाँ नॉन 0 था तो 0 रहेगी। इन दोनों में देखो मैं बार बार एक्सटर्नल फोर्स लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? नेट एक्सटर्नल फोर्स। इसका मतलब इंटरनल फोर्सेस, सिस्टम के इंटरनल फोर्सेस क्या चेंज नहीं कर सकते हैं सेंटर ऑफ मास की मोशन को या सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को। दिस इंप्लाइज internal forces of a system cannot change velocity of center of mass. Internal forces of a system cannot change velocity of center of mass, और even acceleration of center of mass को भी change नहीं कर सकता क्योंकि उनका sum 0 होता है। तो internal forces of a system cannot change velocity of center of mass or acceleration of center of mass, and hence in the absence of external force, we can always apply momentum conservation. अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो हम मोमेंटम कंजर्वेशन हमेशा अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनल फोर्स हो भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। Internal forces of a system cannot change velocity of center of mass or acceleration of center of mass, and hence in the absence of external forces we can always apply momentum conservation. ठीक, मानते हो ना कि एक्सटर्नल फोर्स होगा अगर सिस्टम पे, तभी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा और तभी उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। अदरवाइज उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, और वो कांस्टेंट पहले अगर 0 था तो बाद में भी 0 होगा। मैं इस बात पे बहुत स्ट्रेस दे रहा हूँ क्योंकि बात काफी इंपॉर्टेंट है ना। प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कब यूज कर सकते हैं, है ना? तो तब यूज कर सकते हैं जब सिस्टम पे नेट फोर्स 0। ठीक है, अच्छा इसको मैं थोड़ा और बाइफरकेट करके लिखूंगा कि भाई फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, मतलब एक्स में अलग, वाई में अलग और जेड में अलग। तो अगर मैं कहता हूं कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्स में 0 हो तो एक्स का मोमेंटम जो सिस्टम का होगा एक्स डायरेक्शन का, वो कांस्टेंट होगा। सिमिलरली अगर वाई में 0 हो तो वाई का मोमेंटम कांस्टेंट होगा, और अगर एक्सटर्नल फोर्सेस का सम z में 0 हो तो z डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व होगा। मतलब जो मोमेंटम कंजर्वेशन का प्रिंसिपल है, इसको एक्स वाई जेड में सेपरेटली भी लगा सकते हैं। मतलब अगर मुझे कहीं दिख रहा है कि एक्स में कोई फोर्स नहीं है तो मैं कह सकता हूं कि एक्स डायरेक्शन में सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मैं कहूँ वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो वाई डायरेक्शन में सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मैं कहूँगा जेड में फोर्स नहीं है तो जेड में मोमेंटम कंजर्व रहेगा, और अगर तीनों में नहीं है तो तीनों में कंजर्व रहेगा। बाकी इंडिविजुअल में तो लगा ही सकते हैं। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? जल्दी से लिखिए, जल्दी से नोट कीजिए। मोमेंटम कंजर्वेशन काफी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है।
मतलब वन ऑफ द फंडामेंटल इक्वेशंस जो आप यूज करोगे तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कब यूज कर सकते हैं। अब आप सोच के देखो, मैंने आपको ऐसे 3 प्रिंसिपल्स बताए हैं। एक मैंने आपको वर्क पर एनर्जी में बताया बेटा, वर्क एनर्जी थ्योरम। वो कब लगा सकते हैं? हमेशा। वो कहता है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वो एक पार्टिकल के लिए भी सही है और एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए भी सही है। हाँ? फिर दूसरा क्या आता है? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। वो कहाँ लगा सकते हैं? जब सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क कर रहे हो, उसकी लिमिटेशन है कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन तभी लगा सकते हैं जब सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क हो रहा हो। अगर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आ गया तो हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते। फिर आता है मोमेंटम कंजर्वेशन या लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। ये तब लगा सकते हैं जब एक सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो। तो अगर एक सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो अपन कहेंगे उसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो होगा या उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। मतलब उसका सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा। इसका मतलब सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। और अगर पहले जीरो है तो बाद में भी जीरो होगा। और अगर पहले हो सकता है जीरो ना हो तो बाद में भी जीरो नहीं होगा। जितना है उतना कांस्टेंट रहेगा। जीरो तो जीरो, नॉन जीरो तो नॉन जीरो। ठीक है। इंटरनल फोर्सेस सेंटर ऑफ मास के मोशन को इफेक्ट नहीं कर सकते। Internal forces of a system cannot change velocity of center of mass or acceleration of center of mass. ये सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस से ही आता है। तो हम एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस में हमेशा कहाँ क्या लगा सकते हैं? मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन। इंपॉर्टेंट बात है, तीनों डायरेक्शन में अलग अलग लगा सकते हैं। एक्स में अलग, वाई में अलग, जेड में अलग। और मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस करेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन या सेंटर ऑफ मास की मोशन पे बेस्ड। तो हमने क्या सीखा? सेंटर ऑफ मास की मोशन या मतलब उसकी वेलोसिटी किससे इफेक्टेड होती है? एक्सटर्नल फोर्स। चलिए पहला क्वेश्चन, ये बहुत ही कॉमन टाइप का सवाल है। पहला मैं ही बताऊंगा। एक सरफेस पे एक प्लैंक रखा हुआ है। सरफेस स्मूथ है और प्लैंक के ऊपर एक आदमी है ना। यहाँ आदमी ए है, प्लैंक बी है। आदमी का मास m1 है, प्लैंक का मास m2 है ना। और प्लैंक की लेंथ l है और प्लैंक रफ है। प्लैंक कैसा है? रफ। और वो एक स्मूथ जमीन पे रखा हुआ है लेकिन प्लैंक रफ है ना। ठीक। क्वेश्चन में कहा गया है कि द मैन वॉक्स टू द अदर एंड ऑफ द प्लैंक। द मैन वॉक्स टू द अदर एंड ऑफ द प्लैंक। आदमी प्लैंक में यहाँ पे था, यहाँ से चल के यहाँ आ गया इस एंड पे। द मैन वॉक्स टू द अदर एंड ऑफ द प्लैंक। तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे। पहला, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ मैन प्लस प्लैंक सिस्टम। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ मैन प्लस प्लैंक सिस्टम। दूसरा क्वेश्चन पूछा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तीसरा क्वेश्चन पूछा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू, है ना। मतलब आदमी यहां से चलता है प्लैंक के इस एंड से, चल के यहां से यहां तक जाता है और आदमी और प्लैंक के बीच फ्रिक्शन है। क्योंकि फ्रिक्शन नहीं हुआ तो चल ही नहीं पाएगा। स्मूथ प्लैंक पे तो कोई चल ही नहीं सकता, है ना। तो आदमी चल के यहां से यहां जाता है तो क्या होगा? प्लैंक पीछे जाएगी। सबको समझ में आता है?
अगर ये प्लैंक स्मूथ ग्राउंड पे रखा हुआ है और आदमी चल के प्लैंक के एक एंड से दूसरे एंड जाता है तो प्लैंक पीछे आएगा। ये सबको समझ में आता है? आदमी अगर यहाँ से यहाँ जाएगा तो प्लैंक पीछे आएगा, है ना? तो वही चीजें हमसे पूछिए, बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कितना चलेगा, बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना चलेगा, मतलब आदमी का डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगा, प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगा। तो सुनो, अगर मैं अभी आपसे कहूं कि जब आदमी नहीं चल रहा है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है, तो आप कहोगे 0। आदमी भी रुका हुआ है, प्लैंक भी रुका हुआ है, सब रुके हुए हैं, तो सेंटर ऑफ मास भी रुका हुआ है ना? अगर बेटा मैं इस पूरे को एक सिस्टम मानो, मैन प्लस प्लैंक को सिस्टम मानो, तो इस सिस्टम पे फोर्स कौन कौन से हैं? सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स की बात करेंगे, इंटरनल का तो मतलब ही नहीं। तो सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स है नीचे की तरफ mg जो जमीन लगा रही है, और ऊपर की तरफ नॉर्मल। मतलब इस सिस्टम पे जो फोर्सेस हैं वो है नीचे की तरफ mg m1 प्लस m2 इंटू जी, और ऊपर की तरफ लग रहा है ग्राउंड का नॉर्मल। ये इस पे फोर्सेस है बस, और ये भी आपस में बैलेंस है वैसे तो वर्टिकल में, है ना? हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या? नहीं। तो इसका मतलब क्योंकि सेंटर ऑफ मास रुका हुआ था और हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है तो इसका सेंटर ऑफ मास मूव ही नहीं करेगा। इसका सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा हॉरिजॉन्टल में। अगर मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल की बात करूं, वर्टिकल में तो कोई मोशन हो ही नहीं रही, तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल की बात करूं तो आप कहोगे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका सेंटर ऑफ मास जैसा था वैसा ही रहेगा, मूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पहले रुका हुआ था और उसका एक्सेलरेशन भी 0 है, क्योंकि नेट हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है। तो मैं पहले क्वेश्चन के लिए लिखूंगा, फर्स्ट क्वेश्चन एज VCM is equal to 0 and ACM is equal to 0, so displacement of center of mass is equal to 0। सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, इसीलिए आपको ये फील होता है कि आप आगे जाओगे तो पीछे जाएंगे, है ना? क्या आदमी और प्लैंक के बीच फोर्स लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। आदमी अपने पैर से प्लैंक पे फ्रिक्शन लगा रहा है ना? आदमी पे फ्रिक्शन आगे लग रहा है, प्लैंक पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा है। जब आदमी आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है तो प्लैंक पीछे जा रहा है, आदमी आगे जा रहा है, लेकिन नेट सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर था। अब अपने को दूसरा और तीसरा क्वेश्चन बताना है कि आदमी कितना चला और प्लैंक कितना चला। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके। पहला, मैं दोनों का डायग्राम साथ साथ बना देता हूँ, पहले और बाद देखना ध्यान से। एक मेथड तो ये है, फिर मैं आपको इसकी एक तरह से याद रखने की ट्रिक सिखा दूंगा। कैसे याद रखने की ट्रिक? क्या वो लॉजिक ही है। पहले कहानी ऐसी थी, बाद में क्या हुआ, आदमी आगे चला और प्लैंक पीछे आया, और नेट आदमी प्लैंक के दूसरे एंड पे पहुंच गया। नेट कहाँ पहुंच गया? आदमी प्लैंक के दूसरे एंड पे। भाई प्लैंक पीछे की तरफ जाएगा, आदमी आगे की तरफ जाएगा, है ना? तो मान लेते हैं कि नेट बाद में ये हुआ, है ना? बाद की कहानी ये है। तो मान लेते हैं आदमी आगे गया x, और प्लैंक की टोटल लेंथ कितनी थी? l। तो प्लैंक पीछे कितना आया होगा? l माइनस एक्स। और प्लैंक का सेंटर कहीं उसके सेंटर पे होगा ना? तो प्लैंक जितना पीछे आएगा, प्लैंक का सेंटर ऑफ मास भी उतना ही पीछे आया। ये बात सबको समझ में आती है कि आदमी अगर x आगे गया है तो प्लैंक l माइनस एक्स पीछे आया होगा, तभी दोनों के बीच का सेपरेशन अब l हो गया। आदमी यहां से यहां पहुंच गया ना, मतलब आदमी प्लैंक के रिस्पेक्ट में कितना चला? l। तो मैंने मान लिया आदमी आगे चला x, तो प्लैंक पीछे चला होगा l माइनस एक्स। बोलो कोई दिक्कत किसी को? ये पीछे की तरफ है l माइनस एक्स। मैं ये डायरेक्शन पॉजिटिव मान रहा हूँ और ये डायरेक्शन निगेटिव मान रहा हूँ। कोई दिक्कत किसी को? आदमी अगर आगे चला है x तो प्लैंक पीछे चला होगा l माइनस एक्स। आदमी का मास m1 है, प्लैंक का मास m2 है। हम ये जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास नहीं चलेगा, है ना?
तो डेल्टा एक्स सी एम इज इक्वल टू 0। याद हो तो इसको मैंने ऐसे लिखना सिखाया था, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इज इक्वल टू 0। याद है, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इक्वल टू 0। m1 तो 1 का मास है। डेल्टा x1 आदमी कितना चला, तो आदमी x आगे चला, मैं इस तरफ पॉजिटिव मान रहा हूँ, तो इसको लिख दिया मैंने x प्लस m2 x2, 2 का डिस्प्लेसमेंट, 2 पीछे गया है l माइनस एक्स, तो 2 का डिस्प्लेसमेंट मैं लिखूंगा बेटा माइनस l माइनस एक्स। कितना लिखूंगा, माइनस साइन के साथ l माइनस एक्स, माइनस साइन के साथ l माइनस एक्स। माइनस क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि पीछे गया है। m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा m1x प्लस m2x अपॉन m2 इंटू l। सो x इज इक्वल टू m2 इंटू l अपॉन m1 प्लस m2, और x पॉजिटिव आया, मतलब ये प्रूफ हो गया कि आदमी इतना आगे चला, m2l अपॉन m1 प्लस m2। और ये कितना पीछे आया ये निकालो, तो l माइनस एक्स पीछे मान रहे हैं, तो l माइनस एक्स भी देखना पॉजिटिव आएगा। ये कितना आ जाएगा सॉल्व करके, m1l अपॉन m1 प्लस। ठीक, तो आदमी आगे चला m2l अपॉन m1 प्लस m2, प्लैंक पीछे चला m1l अपॉन m1 प्लस। अब इसको इस ट्रिक से सोच सकते हैं, ये अपने दोनों क्वेश्चन के आंसर आ गए। दिस इज सेकेंड क्वेश्चन एंड दिस इज थर्ड क्वेश्चन। अब देखो, इसको मैंने अभी तो पूरे मेथड से सॉल्व किया है, डेल्टा एक्स सी एम 0 किया, ऐसा इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट मान के लिखा और फिर उसको 0 किया। इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, देखना ये आंसर क्या आया कि दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक। आदमी का डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू सामने वाले का मास अपॉन टोटल मास इनटू टोटल डिस्प्लेसमेंट, है ना। प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट सामने वाले का मास अपॉन टोटल मास इनटू टोटल डिस्प्लेसमेंट। अगर सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा तो मैं हमेशा ये लिख सकता हूँ कि अगर ऐसे बॉडीज आपस में मूव कर रही हो तो कौन कितना चला, सामने वाले का मास अपॉन टोटल मास इनटू टोटल डिस्टेंस। जैसे देखो, इसमें ट्रिक से एक सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। मेथड भी आपको सिखा दिया, ये ट्रिक कई बार आसान रहती है कि आपको एक डेटा ऐसा दे दिया, मान लो कि ऐसा एक प्लैंक है, से 5 मीटर का एक प्लैंक है ना, और ये कुछ 40 केजी का है, और इसके ऊपर एक आदमी है 60 केजी का, है ना। वही वही सवाल है कि स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है और आदमी चल के इधर से उधर जाता है। तो आपसे कहते हैं टू फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लैंक, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लैंक व्हेन पर्सन रीचेज अदर एंड। जब आदमी दूसरे एंड पे पहुंच जाएगा तो इतने टाइम में प्लैंक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो मैं इसका आंसर सीधा लिख सकता हूँ कि मुझे डिस्टेंस ऑफ प्लैंक लिखना है कि प्लैंक कितना चलेगा। तो प्लैंक का सामने वाला कौन है, आदमी, तो सामने वाले का मास अपॉन टोटल मास इनटू टोटल दोनों मिलके कितना चले, 5 मीटर। भाई आदमी प्लैंक के एक एंड से दूसरे एंड पे मिल गया, तो एल क्या था कि आदमी प्लैंक के रिस्पेक्ट में कितना चला, मतलब वो था रिलेटिव डिस्टेंस। क्या था, रिलेटिव डिस्टेंस। कितना आ गया, 3 मीटर, है ना। मतलब प्लैंक 3 मीटर आगे गया, आदमी 2 मीटर, सॉरी प्लैंक 3 मीटर पीछे गया, आदमी 2 मीटर आगे गया, दोनों मिलकर कितना चले, 5 मीटर। लेकिन याद रखना, ये ट्रिक तभी लगा सकते हैं जब सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट 0 हो। ये ट्रिक तभी यूज की जा सकती है जब सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो सेंटर ऑफ मास मूव ना कर रहा हो, जहां है वहीं रहे, तो हमेशा लिख सकते हैं सामने वाले का, मतलब दो चीजें आपस में मूव कर रही हो अपनी, मतलब एक सिस्टम के पार्टिकल्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अपनी ओरिएंटेशन चेंज कर रहे हो,
और सेंटर ऑफ मास मूव ना कर रहा हो तो अपन लिख सकते हैं इस तरीके से, सामने वाले का मास अपॉन टोटल मास इनटू रिलेटिव डिस्टेंस, दोनों मिलके कितना चले। कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यही सेम सिस्टम, इसका मास m2 है, आदमी का मास m1 है। ये स्मूथ सरफेस है, ऊपर वाली रफी होगी बट लिखने की नीड भी नहीं है ना। ये सिस्टम रेस्ट पे था, अब ये आदमी इधर भागना स्टार्ट करता है। इफ द पर्सन starts running, if the person starts running with a speed u with respect to plank, ध्यान से पढ़ेंगे मैंने क्या लिखा। if the person starts running with a speed u with respect to plank towards other end, find velocity of plank and person with respect to ground। ये क्वेश्चन क्या है कि अब आदमी जो है वो u स्पीड से भागना स्टार्ट करता है और वो u ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है, वो u किसके रिस्पेक्ट में है, प्लैंक के रिस्पेक्ट में। क्या सबको ये समझ में आता है कि आदमी प्लैंक पे रुका हुआ था, जैसे ही आदमी भागने के लिए पांव आगे बढ़ाएगा वैसे ही प्लैंक की भी पीछे की तरफ मोशन चालू हो जाएगी, है ना। आदमी भागेगा आगे तो प्लैंक भागेगा पीछे, दोनों की मोशन हमेशा साथ साथ होगी और ऐसे होगी कि सेंटर ऑफ मास मूव ना करे। आदमी तेज भागेगा, सेंटर ऑफ मास भी तेज भागेगा। आदमी धीमा भागेगा, सॉरी, आदमी तेज भागेगा आगे तो प्लैंक भी तेज भागेगा पीछे। आदमी धीमा भागेगा तो प्लैंक भी पीछे धीमा जाएगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम पहले रेस्ट पे था तो सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट पे था और सिस्टम पे अभी भी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इंटरनल फोर्सेस हैं, पता है। इंटरनल फोर्सेस आदमी और प्लैंक के बीच है। और बताता हूँ, इंटरनल फोर्सेस आदमी के अंदर है। भाई आदमी जो ये एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है ये कहाँ से आ रही है ना। तो आदमी के अंदर जो मसल फोर्स का वर्क हो रहा होगा, अंदर जो मसल्स बर्न हो रही होंगी, जो फैट बर्न हो रहा होगा, उससे ही एनर्जी मिल रही होगी, है ना। तो वहीं से तो वो एनर्जी आ रही है ना। लेकिन वो एनर्जी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकती। तो मैं क्या कहूंगा, ध्यान से सुनो। तो आप लिखोगे कि सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, VCM इक्वल टू 0। तो मैं लिख सकता हूं कि हमेशा ये VCM 0 ही रहेगा क्योंकि नो एक्सटर्नल फोर्स, सो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। और यहाँ पे कंजर्व का मतलब पहले 0 था तो बाद में भी 0 होगा, है ना। अब सुनो ध्यान से, मुझे नहीं पता इनकी वेलोसिटीज क्या क्या है बाद में, तो मैं मान लेता हूं कि आदमी भागना स्टार्ट करता है v1 स्पीड से और प्लैंक पीछे जाना स्टार्ट करती है v2 स्पीड से। ये v1 v2 ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो देखो मैं क्या क्या इक्वेशन लिखूंगा। पहली तो मैं लिखूंगा रिलेटिव वेलोसिटी की इक्वेशन। ये v1 से आगे जा रहा है, ये v2 से आगे जा रहा है और आपको क्या रखा है कि इसकी रिलेटिव वेलोसिटी u है। इसका मतलब बेटा आप कह सकते हो कि v1 प्लस v2 इज इक्वल टू u होगा। इसका मतलब v1 इज इक्वल टू u माइनस v2 होगा। लिख सकते हैं ना, v1 प्लस v2 इज इक्वल टू u, इसका मतलब v1 इज इक्वल टू u माइनस v2। ये v1 v2 का एक रिलेशन है। ये कहाँ से आया, रिलेटिव मोशन से। रिलेटिव मोशन, दो बॉडीज ऑपोजिट में जा रही हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, v1 प्लस v2। और यही तो कहा था कि वो प्लैंक के रिस्पेक्ट में u से भागना स्टार्ट करता है, तो प्लैंक के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी u थी, इसका मतलब v1 प्लस v2 इज इक्वल टू u।
ये पहली इक्वेशन आई रिलेटिव मोशन से, दूसरी इक्वेशन आएगी बेटा मोमेंटम कंजर्वेशन से। मोमेंटम कंजर्वेशन मैं मान लेता हूं आगे की डायरेक्शन पॉजिटिव है, पीछे की डायरेक्शन निगेटिव। मोमेंटम कंजर्वेशन का सिस्टम कहता है कि सिस्टम का मोमेंटम इनिशियली इक्वल टू सिस्टम का मोमेंटम फाइनली। इनिशियली सिस्टम का मोमेंटम क्या था? 0। फाइनली सिस्टम का मोमेंटम 1 वाला पार्टिकल आगे जा रहा है तो m1 v1, 2 वाला पार्टिकल पीछे आ रहा है तो -m2 v2। 2 की स्पीड दिखाई है v2 से, होगा तो नेगेटिव। तो यहाँ से v2 कितना आ गया बेटा? तो यहाँ से क्या आ गया? m2 v2 इज इक्वल टू m1 v2। मतलब जितना मोमेंटम आदमी का आगे होगा उतना ही मोमेंटम प्लैंक का पीछे होगा। आप चाहो तो यहाँ से v2 निकाल सकते हो, कैसे? v1 उठा के रख दीजिए। दिस इज सेकेंड इक्वेशन, m2 v2 इज इक्वल टू m1 u माइनस v2। इसको सॉल्व कीजिएगा, यहाँ से v2 की वैल्यू आ जाएगी m1u अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली v1 आ जाएगा m2u अपॉन m1 प्लस। देखो ये भी वही आ गया, 1 की स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, सामने वाले का मास अपॉन टोटल मास इनटू, ये रिलेटिव है, वहां भी याद करो रिलेटिव होता था। यहाँ भी क्या लिखते थे? सामने वाले का मास अपॉन टोटल मास इनटू रिलेटिव डिस्टेंस। यहाँ भी क्या लिख रहे हैं? सामने वाले का मास अपॉन टोटल मास इनटू रिलेटिव वेलोसिटी। बस याद रखना है, तभी लिख पाएंगे जब सेंटर ऑफ मास रुका हुआ होगा। दोनों चल रहे हो तब तो अपन जिस फंडामेंटल से सीख रहे हैं ना उसी से सॉल्व। बोलो भाई, कोई डाउट किसी को? ये मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन यूज किया। मोमेंटम कंजर्वेशन क्यों यूज कर सकते हैं? क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है। तो अगर हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है तो हॉरिजॉन्टल में अपन मोमेंटम कंजर्व करवा लेंगे। पहले 0 था तो बाद में भी 0 होगा। तो आदमी का मोमेंटम आगे की तरफ m1 v1, प्लैंक का मोमेंटम पीछे की तरफ m2 v2, दोनों का सब 0 होगा वेक्टर से। कोई डाउट किसी को? जल्दी नोट कीजिए, जल्दी नोट। चलो अगला क्वेश्चन, ये आपको ही बताना है। सुनो ध्यान से। एक ऐसी कार्ट है, एक कार्ट है, ये स्मूथ सरफेस है, इस पे एक आदमी है यहाँ, ठीक है? इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, कार्ट का मास है ना। सिस्टम रेस्ट पे है, सिस्टम रेस्ट पे है, कार्ट का मास m2 है, आदमी का मास m1 है। if the boy jumps horizontally, if the boy jumps horizontally, इस तरफ कूद जाता है नीचे, if the boy jumps horizontally with a speed u, if the boy jumps horizontally with a speed u with respect to cart, u किसके रिस्पेक्ट में दे रखा है? कार्ट के रिस्पेक्ट में। if the boy jumps with a speed u with respect to cart, then find, पहला क्वेश्चन, स्पीड ऑफ कार्ट। दूसरा क्वेश्चन, स्पीड ऑफ बॉय। और कुछ नहीं कहा है, इसका मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पूछा है। और तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है, वर्क डन बाय द बॉय
in this jumping process. Find the work done by the boy in this jumping process. Boy का work done मतलब all forces का है ना, इंटरनल एक्सटर्नल सबके. Find the work done by the boy in this jumping process. बताइए. If the boy jumps horizontally with a speed u with respect to cart, बॉय कार्ट के रिस्पेक्ट में u स्पीड से जंप करता है, तो जंप करने के ठीक बाद स्पीड ऑफ कार्ट, स्पीड ऑफ बॉय एंड वर्क डन बाय द बॉय इन जंपिंग द प्रोसेस. और ये जस्ट आफ्टर जंपिंग पूछा है ना, जस्ट आफ्टर जंपिंग. हॉरिजॉन्टली कूदा है. जल्दी सॉल्व कीजिए, फिर मैं बताता हूँ. लिखने की जरूरत नहीं, चैट पे आंसर लिखने की जरूरत नहीं है. जल्दी सॉल्व कीजिए, फिर मैं बताता हूँ. हाँ भाई, कर सकते हैं ना सॉल्व. कार्ट का मास m2 है, तो मान लेते हैं कि जंप करने के बाद, सिर्फ ट्रिक याद रखने पे मत जाओ. ट्रिक सिखा दी भले ही, बट फंडामेंटल्स आने चाहिए, क्योंकि निश्चिंत रहोगे आईआईटी में आने वाला क्वेश्चन इस ट्रिक से नहीं होगा. ये तो कई बार किसी क्वेश्चन के बीच में तुम्हारा टाइम बच जाएगा, इसलिए तुम्हें सिखा दिया है ना. m1 और m2, ठीक है. ट्रिक से भी अपन जानते हैं कि अपना आंसर क्या आएगा. v1 आएगा सामने वाले का मास अपॉन टोटल मास इनटू रिलेटिव वेलोसिटी. v2 आएगा सामने वाले का मास अपॉन टोटल मास इनटू रिलेटिव वेलोसिटी. इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि कार्ट और सिस्टम, पूरा सिस्टम पहले रुका हुआ, दो चीजों थे, तो हमने ये लगा दिया. आप इसको इस मेथड से लेके आ सकते हो, सेम मेथड है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना. कूद भी गया तो भी यही रिजल्ट लगेगा जो अपन ने दो इक्वेशंस लिखी थी. ठीक. यहाँ मुझे मेनली बताना है थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट क्या है? फाइंड वर्क डन बाय द बॉय इन दिस जंपिंग प्रोसेस. ये कैसे निकालेंगे? तो आप कहोगे बेटा वर्क डन, यहाँ और किसी फोर्स का वर्क डन हो रहा है क्या? इस सिस्टम पे और किसी फोर्स का वर्क डन हो रहा है क्या? सिस्टम पे फोर्स कौन कौन से हैं? अच्छा, वर्क डन सिर्फ इंटरनल फोर्स का होता है या इंटरनल एक्सटर्नल सबका होता है? तो आप कहोगे सबका होता है. वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. मैं कह रहा हूँ ऑल को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, और जो है भी वो नीचे mg और नॉर्मल है, उसका वर्क डन 0 आ रहा है, तो उसका कोई वर्क नहीं हो रहा. एक्सटर्नल फोर्स का कोई वर्क नहीं हो रहा, तो वर्क किसका हो रहा है? इंटरनल फोर्सेस का. किसका वर्क हो रहा है? इंटरनल फोर्सेस का. अब इस सिस्टम के इंटरनल फोर्स कौन कौन से हैं? सिस्टम पे लिख रहा हूं अभी. सिस्टम के इंटरनल फोर्स कौन कौन से हैं? तो एक तो है इंटरनल फ्रिक्शन जो उनके बीच लगा, प्लस इंटरनल फोर्स ऑफ मैन, आदमी का जो अंदर को मस्कुलर फोर्स होगा, इसका वर्क डन होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. बेटा आदमी का पांव इस पे स्लिप नहीं कर रहा है, तो इंटरनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज स्टैटिक फ्रिक्शन, और उसका सिस्टम पे वर्क 0 होता है. ये मैंने क्या लिखा है? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस या वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन द सिस्टम. क्या लिखा है? वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन द सिस्टम. तो सिस्टम के जो इंटरनल फ्रिक्शन होगा आदमी और कार्ट के बीच का, उस पे वर्क डन, उसका वर्क डन 0 होगा. तो बचा कौन सा फोर्स? आदमी के जो इंटरनल मस्कुलर फोर्स है उसका वर्क. एक्चुअली ये जो एनर्जी जनरेट हो रही है कहाँ से आई होगी? भाई सोच के देखो, पहले दोनों रुके हुए थे और अब ये दोनों चल रहे हैं. आदमी भी चल रहा है और कार्ट भी चल रही है. ये एनर्जी कहाँ से आई? तो आदमी थकता है इस प्रोसेस में, है ना. एक आदमी को मैं बोलूँ कि बार बार ऊपर चढ़ के कूदते रहना है, तो थकता है. क्यों? क्योंकि उसके मस्कुलर फोर्स से ही एनर्जी आती है.
तो एक्चुअली उस दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी आई वही आदमी के इंटरनल फोर्स का वर्क डन है। सो इट विल बी हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर, है ना। अपने को दोनों की वैल्यू पता है, अपन रख देंगे तो अपने को टोटल वर्क डन मिल जाएगा कि आदमी ने टोटल कितना वर्क किया। चाहो तो वैल्यू रख के देख भी सकते हो। m1 को v1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना, तो m1 इंटू m2 स्क्वायर इंटू u स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर प्लस हाफ m2 इंटू v2 स्क्वायर, तो m1 स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ध्यान से अगर देखोगे तो इसमें से कॉमन आ जाएगा हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर u स्क्वायर, ये कॉमन आ जाएगा और ये बचेगा m2 प्लस m1, और एक m2 प्लस m1 की टर्म कैंसिल होगी, तो ये आंसर आएगा सॉल्व होके हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u स्क्वायर। ये वर्क डन का आंसर आया। और ये वर्क डन कहाँ गई है, ये वर्क डन की एनर्जी कहाँ गई, दोनों की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। ये वर्क डन का पूरी एनर्जी कहाँ गई, दोनों के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। काट के पास भी गई और आदमी के पास भी। सो दिस इज द टोटल वर्क डन बाय द मैन, and this energy went to the kinetic energy of the cart and the person. बात समझ आती है। और ये देखो फोर्स कौन सा फोर्स था, ये सिस्टम का इंटरनल फोर्स था। इसका मतलब एक सिस्टम का इंटरनल फोर्स सेंटर ऑफ मास की मोशन को तो चेंज नहीं कर सकता, लेकिन सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर सकता है, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम में जो वर्क होता था वो इंटरनल फोर्सेस का भी होता था और एक्सटर्नल फोर्सेस का भी होता था। ठीक है, दोनों का ही होता था। So internal forces of a system cannot affect the motion of center of mass, but it can do work on the system. The internal forces of a system cannot affect or cannot change the momentum of the system, but it can change the kinetic energy of the system, or it can do work on the system. System पे work होता है internal forces का। ठीक है, और वो इंटरनल फोर्स का वर्क अपन कैसे निकाल सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से। पहले रुका हुआ था, हम दोनों मूव कर रहे हैं। अभी मैं वही सारे केस ले रहा हूँ जिसमें सिस्टम पहले रुका हुआ था। ठीक है, ये बात अपन लिख सकते हैं। इंटरनल फोर्सेस ऑफ अ सिस्टम cannot change linear momentum of a system. Internal forces of a system cannot change linear momentum of a system, but they can do work and hence can change the kinetic energy and hence can change the kinetic energy of the system. इंटरनल फोर्सेस सिस्टम पे वर्क कर सकते हैं और सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, है ना, लेकिन वो कभी भी सिस्टम के लीनियर मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
ये बात समझ में आ गई? बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगने लगता है कि इंटरनल फोर्स वर्क भी नहीं करता है। तो आप याद करो, मैंने इंटरनल फोर्सेस का वर्क कैलकुलेट करवाया था, है ना? कुछ केसेस में जिसे इंटरनल नॉर्मल का वर्क जीरो होता है, इंटरनल टेंशन का वर्क जीरो होता है, वो भी रिजिड बॉडी के लिए, है ना? यहाँ तो जरूरी नहीं कि बॉडी रिजिड हो, यहाँ बॉडी नॉन रिजिड भी हो सकती है। ठीक, अब एक क्वेश्चन और करते हैं। अभी अपन वही केसेस ले रहे हैं जिसमें सेंटर ऑफ मास रुके हुए हैं, कि जमीन पे एक बम रखा हुआ था, है ना? ये बम ब्लास्ट होता है ना? इस बम का मास मान लो कुछ था 2 kg। ठीक, द बॉम्ब blasts in 2 parts of 1.5 kg and 0.5 kg respectively। हाइपोथेटिकल सवाल है कि इस बम के 2 टुकड़े हो जाते हैं इंटरनल ब्लास्ट से, एक टुकड़ा 1.5 kg का और एक टुकड़ा 0.5 kg का। बॉम्ब पहले रेस्ट पे था, रखा हुआ था जमीन पे। इफ द smaller part moves in forward direction with speed 50 meter per second, find if the smaller part moves in forward direction with speed 50 meter per second, find speed of larger part, speed of larger part। दूसरा, energy produced during blast। जल्दी सॉल्व कीजिए। एक बॉम्ब था 2 kg का, वो 2 टुकड़ों में ब्लास्ट हो जाता है, एक 1.5 kg का, एक 0.5 kg का। आपसे कहा गया जो छोटा टुकड़ा है वो आगे जाता है 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो दूसरा टुकड़ा किस तरफ जाएगा, मतलब कितनी स्पीड से जाएगा, और ब्लास्ट के ड्यूरिंग टोटल कितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी। तो सुनो ध्यान से, एक बात तो सबको समझ में आ रहा है क्या, कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा। बोलो भाई, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ये बात सबको समझ में आ रही है क्या? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो बस। और आपको मोशन हॉरिजॉन्टल में भी है, तो मान लेते हैं कि उन्होंने कहा है स्मॉलर पार्ट, है ना? मतलब पहले दो पूरा बॉम्ब रुका हुआ था, ब्लास्ट होने के बाद ये जो 0.5 kg वाला है ये इस तरफ जा रहा है 50 मीटर पर सेकेंड। ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये दूसरा टुकड़ा ऑपोजिट में ही जाएगा, फिक्स है। क्यों? ताकि दोनों का मोमेंटम मिलके जीरो हो जाए। सिस्टम का मोमेंटम पहले कितना था, जीरो, तो सिस्टम का मोमेंटम बाद में भी कितना होना चाहिए, जीरो। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, अगर दो बॉडीज मूव कर रही हैं तो इन दोनों का मोमेंटम जीरो तभी हो सकता है जब दोनों के मोमेंटम मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में ऑपोजिट हो। मान लो इसको प्लस और इसको माइनस, लिखने का अपना मेथड है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 50 इंटू 0.5 माइनस, मान लिया ये v से पीछे गया, माइनस 1.5 इंटू वी इक्वल टू 0। ये क्या लिखा है मैंने, मोमेंटम को वेक्टर फॉर्म में लिख के सिस्टम का टोटल मोमेंटम इक्वल टू 0। तो यहाँ से v की वैल्यू आ रही है 50/3 मीटर। मतलब वो दूसरा टुकड़ा जो लार्जर पीस है 50/3 से पीछे जाएगा, है ना? आप बहुत लोग ऐसे सोच लेते हैं, आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, क्योंकि मोमेंटम जीरो था तो पहले का मोमेंटम और बाद का मोमेंटम क्योंकि इक्वल है, तो आप लिखोगे इसका मोमेंटम आगे बराबर इसका मोमेंटम पीछे। बट ऐसे लिखना ज्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ रुका हुआ था, आगे रुका हो कोई जरूरी नहीं।
है ना। तो अपन इसी तरह लिखेंगे, एक तरफ प्लस मान लेंगे, तो m1v1 माइनस m2v2 इक्वल टू 0। तो पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट पूछा है कि कितनी एनर्जी आई। तो एनर्जी को क्या लिख सकते हो कि कितने ब्लास्टिंग की प्रोसेस में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई। तो एनर्जी प्रोड्यूस कहाँ से आई भाई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2। ब्लास्टिंग के ड्यूरिंग जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई होगी वो कहाँ गई, दोनों की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। सो हाफ पहले का मास 0.5 इंटू स्पीड स्क्वायर प्लस हाफ मास 1.5 इंटू 50/3 स्क्वायर। क्या कॉमन आ जाएगा, हाफ 0.5 50 स्क्वायर, ये कॉमन आ जाएगा और ये बचेगा 1 प्लस 0.3 इंटू 1/9। कितना आ रहा है ये 2500, कितना आ रहा है ये 2500 में एक जीरो गया तो 250, 625 इंटू ये कितना आ रहा है 1 प्लस 1/30 जो है यार, सॉरी 625 इंटू 31/30 जूल। दिस इज द आंसर। ये कैलकुलेशन मैंने कुछ गलत करी क्या? नहीं, सही तो है, ये सही किया ना, 2500/4, हाँ सही तो है, 625 इंटू दिस। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, यहाँ 3 आएगा। हाँ भाई, ये 1/3 बचेगा, सॉरी। तो ये 4/3 आएगा, 625 इंटू 4/3, सॉरी। ये 2500/3 हो जाएगा, ये 0.3 नहीं 3 बचेगा, कॉमन लिया था मैंने। ठीक है, तो ऐसे आपसे एनर्जी भी पूछ सकते हैं, याद रहे कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और काइनेटिक एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी है, सीधे सीधे ऐड होती है। काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, सीधे सीधे ऐड होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फ्री स्पेस a bomb at rest, bomb का mass 3 kg, a free space a bomb at rest explodes into 3 identical parts. In free space a bomb at rest explodes into 3 identical parts. 2 parts fly off in mutually perpendicular directions. 2 parts fly off in mutually perpendicular directions with speed 50 meter per second. Find speed of third part. In a free space, a bomb at rest explodes into 3 identical parts. 2 parts fly off in mutually perpendicular direction with a speed 50 meter per second each. Find the speed of third part. है ना? तो सुनो ध्यान से, इसको कैसे करेंगे। ये बॉम्ब ऐसा रुका हुआ था, कितने का था 3 kg, रेस्ट पे था। तो मतलब सेंटर ऑफ मास तो बाद में रेस्ट पे ही रहेगा और हम मोमेंटम कंजर्वेशन यूज कर सकते हैं। बाद में उन्होंने कहा है कि एक टुकड़ा इधर जा रहा है 50 मीटर पर सेकंड से, दूसरा टुकड़ा इधर जा रहा है 50 मीटर पर सेकंड से। ये 2 टुकड़ों की कहानी इन्होंने दे दी है, ये भी 1 kg है, ये भी 1 kg है। बताओ तीसरा टुकड़ा कहाँ जाएगा, सोच के बताओ।
इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल मोमेंटम भी 0 आना चाहिए। तीसरा टुकड़ा से सोच के बताओ कहाँ जाएगा। क्या सबको समझ में आ रहा है? तीसरा टुकड़ा इस तरफ जाएगा ताकि मोमेंटम 0 हो जाए। क्या सबको ही समझ में आ रहा है कि तीसरा टुकड़ा इस तरफ ही जाएगा ताकि मोमेंटम 0 हो जाए, है ना? कैसे? मैं इसको मैथमेटिकली वेक्टर से निकाल के बता देता हूँ, है ना, कि यही आंसर आएगा। बाकी अपन लॉजिकली सीधा सोच सकते हैं कि भाई सिस्टम का मोमेंटम, इन तीनों का मोमेंटम 0 होना है। ये दोनों 90 डिग्री पे, इसका रिजल्टेंट बीच में कहीं आएगा। इन दो का मोमेंटम इधर आएगा। अब तीसरे को उसके मोमेंटम को 0 करना है, तो ये ठीक ऑपोजिट में जाएगा, है ना? तो वो कहाँ जाएगा? इसके ठीक ऑपोजिट में। ठीक है, तो यहां से अपन एक तो निकाल सकते हैं। दूसरा, आप इसको वेक्टर से लिख सकते हो कि मोमेंटम को 0 करना है, मतलब तीनों के मोमेंटम को वेक्टर फॉर्म में लिख दो। एक को लिखोगे 50 आई कैप, मास 1 है। एक को लिखोगे 50 जे कैप, और तीसरे को लिखोगे मास 1 है, वेलोसिटी v3 के कैप। मास तीनों के 1-1 केजी थे, इसलिए मैंने 1-1 से मल्टीप्लाई किया। इसका सम 0 होना चाहिए। देखो v3 के कैप नहीं, v3 तो बताना है ना, v3 वेक्टर, है ना? पहले का मोमेंटम 50 आई कैप, क्योंकि 50 इसकी स्पीड है, 1 केजी मास है। दूसरे का मोमेंटम 50 जे कैप। तीसरे का मोमेंटम 1 इंटू v3। तो v3 वेक्टर यहाँ देखो कितना आ रहा है, -50 आई कैप -50 जे कैप। दिस इज वेलोसिटी ऑफ थर्ड पार्टिकल, और आपको साफ साफ दिख रहा होगा ये वेक्टर इस तरफ ही है, -50 आई कैप -50 जे कैप। तीसरे की वेलोसिटी हो गई। स्पीड निकालनी जाए, कितना आ जाएगा? 50√2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ द थर्ड पार्ट। तो ऐसे अपन 3 पार्टिकल वाले में भी लगा सकते हैं मोमेंटम 0 का। किसी भी दो का मोमेंटम पता होता है, तीसरे का मोमेंटम अपन वेक्टर फॉर्म से निकाल लेंगे। यहाँ बहुत ही सिंपल था, वो दिख ही रहा था, 50√2 होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर जगह आपको दिखे। तो आपको ये वेक्टर वाली इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए कि तीनों के मोमेंटम को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे और सम को 0। ठीक है, जल्दी नोट कीजिए।